वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऑपरेटर्स की जो PHP में प्रेजेंट हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो होते हैं जिससे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स पे या फिर उनकी वैल्यूज़ पे। तो वेरिएबल्स में जो वैल्यूज स्टोर होती हैं उनमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, एक तो होता है सिंपल असाइनमेंट का, दूसरा होता है कि ऑपरेटर के थ्रू हम उसमें कुछ चेंज करें। ऑपरेटर्स हैं जो PHP में वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि सिर्फ नंबर्स के साथ चेंजेस करते हैं या उनके साथ काम करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनसे हम वैल्यूज असाइन करने में ऑपरेटर्स की मदद लेते हैं। उसके बाद होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिनसे हम कुछ वैल्यूज को कंपेयर करते हैं आपस के अंदर। एंड फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके अलावा जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिक यानी जो बूलियन लॉजिक फॉलो करते हैं, उन ऑपरेटर्स की भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं दो वैल्यूज पर। अब वैल्यूज कहाँ स्टोर होती है? वेरिएबल्स के अंदर। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि हम दो वेरिएबल्स असाइन कर लेते हैं एंड उनको वैल्यूज दे देते हैं 5 और b को हम दे देते हैं 6। तो ये हमने दो वैल्यूज सेव कर दिए हैं a और b वेरिएबल के अंदर। तो एक वेरिएबल लेते हैं c जिसके अंदर ऑपरेशन के बाद जो इनकी वैल्यूज हैं वो स्टोर हो जाएंगी एंड उस ऑपरेशन के बाद हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो मैंने इक्वल c लिख दिया। तो ये अभी तक तो ये जो लाइन है वो गलत है, अगर आप इसको चलाएंगे तो एरर आएगा। तो c के अंदर हम कैसे वैल्यूज डाल रहे हैं? हम a और b को ऐड कर देते हैं। तो a और b को ऐड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे $a प्लस $b। इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप 11 आ गया। तो ये एक ऑपरेशन है a और b को एडिशन करना। अब यहाँ पर आप स्पेस भी लगा सकते हैं, ये भी करेक्ट है, तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये हुआ प्लस का। अब जैसे प्लस किया है वैसे हम माइनस कर सकते हैं। तो आपको पता ही है बेसिक जो होते हैं ऑपरेशंस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो वो सारे तो ऐसे करते ही हैं। सिंपल माइनस कर दिया तो अब आंसर आ रहा है -1, क्योंकि 5 में से 6 गया तो -1 बचा। तो ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स में ले गया। यही चीज़ अगर आप फ्लोटिंग में करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 5.7 करते यहाँ पर तो अपने आप जो आउटपुट है वो अपने आप भी फ्लोटिंग पॉइंट बन जाता। आपने देखा कि b ऑलरेडी एक इंटीजर है बट a जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, यानी डबल में सेव हुआ है 5.7, क्योंकि इसमें डेसिबल नंबर है। तो जो c होगा वो अगर आप इसको एको करें, एको ऑफ गेट टाइप c, तो आपको जो आउटपुट आएगा आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी डबल है। तो अपने आप उसने टाइप चेंज कर दिया एंड यही इसकी खास बात है। यही चीज अगर आपको a का इंटीजर वैल्यू सिर्फ चेंज करना था तो यहाँ पर इंट वैल्यू लिखते, फंक्शन है जो कि उसके अंदर a आप पास करते एंड देन आप उसको चलाते तो आंसर आता -1। बट इस बार जो c का टाइप है वो इंटीजर है, क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यूज थी यहाँ पर। ये पहले भी इंटीजर एंड b तो ऑलरेडी इंटीजर था ही, तो ये आपने नेगेटिव किया। ऐसे ही हम और करते हैं कुछ। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन लगा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार वाला सिंबल है, सिंपली उसको रिलोड करेंगे तो अब आपके पास आंसर आ गया 34.2। अगर आप इसको इंटीजर रखते हैं तो आपको 30 आंसर में दिख जाएगा, 30 ऐसे ही आपको डिवाइड करना है तो आप डिवीजन वाला ये ऑपरेटर यूज करेंगे एंड रिलोड करेंगे तो आपको आंसर में आ गया 0.83। ऐसे करके 3a रिपीट हो गया एंड 3a टोटल कितनी बार रिपीट हुआ है आप इसको देख लीजिए, कितने प्रिसीजन काउंट कितना है इसका। इसका प्रिसीजन काउंट है पूरा 14 कैरेक्टर्स का, जो कि हमने php.ini में एक सेटिंग देखी थी, प्रिसीजन ऑफ 14। तो 14 पूरे डेसिमल डिजिट्स में आपका आया है। इसको अगर बाद में आपको आउटपुट के टाइम इसको अगर आपको इंटीजर बनाना है तो आप फिर से यहाँ पर इंट वैल लिख सकते हैं एंड अब ये 0 हो गया। क्यों? क्योंकि भाई 0.83 जो है उसको अगर आप इंटीजर में निकालेंगे तो उसकी वैल्यू है सिंपली 0, क्योंकि वो 0 से यानी 1 से छोटा था ना। यही चीज अगर आप रिवर्स कर देते हैं वैल्यू 6 और 5 तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता ना, 1.2 आता। तो 1.2 को इंटीजर वैल्यू जो निकालेगा वो 1 निकलेगा उसका ऑलरेडी।
तो ये int val जो फंक्शन है ये उसका लोएस्ट जो नंबर पॉसिबल होता है, यानी जो डेसिमल से पहले का नंबर है सिर्फ वो बताता है, रिगार्डलेस कि आगे 0.001 है या फिर 0.999 है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिवाइड वाला ऑपरेशन। ऐसे ही एक और ऑपरेशन है जो कि स्पेशल है दो पीएचपी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते ही हैं किसी ना किसी तरीके से। तो एक ऑपरेशन है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लॉजिक्स में ये काम आता है। कोई सा भी लॉजिक आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मॉड्यूलस हो सकता है कि काम आ जाए आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस क्या करता है। मॉड्यूलस का मतलब है परसेंटेज वाला साइन। परसेंटेज वाला साइन क्या करता है भाई, ये जैसे आपने डिवाइड किया तो आपका जो डिवीजन हुआ तो पॉइंट में आपका आंसर आ गया। बट कई बार आपको जब आप डिवीजन करते हैं तो आपके पास चार चीजें होती थी ना, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये एक्चुअल में रिमाइंडर ऑपरेटर है। एंड जो आपका ये वाला ऑपरेटर था डिवाइड वाला, ये एक्चुअल में क्वोशिएंट ऑपरेटर था। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये दो ऑपरेटर्स हैं पीएचपी में। रिमाइंडर के लिए आपको परसेंटेज यूज करना है। अब मैं यहाँ पर इंट वैल हटा दूंगा एंड अब हम इसकी वैल्यूज देखते हैं। ये आपका 1 बच गया। ये चीज अगर आप यहाँ पे 62 लिख दें तो आपको पता है कि 62 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 12 तो आपका क्वेश्चन आएगा एंड 5 से जब डिवाइड करने पे 2 जो रिमाइंडर बचेगा तो इसका आंसर क्या दिखाना चाहिए 2। तो यहाँ पर ये 2 आ गया। यहाँ पर अगर आप सिंपली 4 लिखेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो जो भी आपका रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने पे ए को बी से डिवाइड करने पे, और वो वैल्यू कहाँ जा रही है सी में, तो एक तरीके से जो वैल्यू का फ्लो है वो हमेशा राइट वाली साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट वाली के अंदर जाती है। सेम ऐसे ही लाइन नंबर 3 में भी हमने यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 जो वैल्यू है वो इसके बी के अंदर गई। ये आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 इज इक्वल टू $b, नहीं, सेंस नहीं है ना, ये तो एरर आ गया। क्यों? क्योंकि भाई 5 से शुरू कैसे हो गया, मतलब इसको पता ही नहीं 5 क्या है, 5 में कहाँ क्या वैल्यू डाले हम, तो ये गड़बड़ है। ये हुआ आपका ऑपरेटर नंबर 5 मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि है आपका रिमाइंडर ऑपरेटर। इसके बाद एक और स्पेशल है जो कि 5.6 PHP वर्जन में आपका ऐड हुआ था, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल वाला ऑपरेटर। अब एक्सपोनेंशियल आपको पता होना चाहिए क्या है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम साइंटिफिक नंबर्स की बात करी थी तो उसकी पावर में हमने बात करी थी ना, 10 की पावर में 2 3 ऐसे। तो सेम एक्सपोनेंशियल क्या करता है, जैसे 2 की पावर 3 का मतलब है 8। वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 तो इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 4 बार 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आया 16। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 एंड यहाँ पर लिख देता हूँ 4। तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर जो होता है उसको आप ऐसे यूज करते हैं, डबल 2 बार आपको मल्टीप्लाई वाला साइन दिखाना है। अब आप इसको रिलोड करेंगे तो आंसर आया आपका 16। आपको सिंपली पावर निकालनी है किसी की, या जैसे 2 की पावर आपको 10 निकालना है तो आपका आंसर आना चाहिए कितना 1024। ये आपका आ गया 1024, है ना क्विक। तो ये आपके 6 ऑपरेटर्स हैं। ये वाला ऑपरेटर लोग भूल जाते हैं यूज करते टाइम, या प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनके ध्यान से निकल जाता है। हालांकि ये ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है एंड एक बहुत यूजफुल ऑपरेटर है। आप इसको जब मर्जी जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी आपको नंबर्स लिखने हो लिख दीजिए, 4.2 लिखना है, जो भी लिखना है उसकी वैल्यू 10 पे करेंगे तो ये इसका आंसर आ गया। ये अभी आपके ऑपरेटर्स चल रहे हैं। ये जो नंबर्स यहाँ पे डेसिमल में थोड़ा कम करने हैं बाद में, कम ज्यादा करने के लिए भी हम फंक्शंस यूज करेंगे, तो ये हम बाद में सीख लेंगे, डोंट वरी। अभी हम सिर्फ ऑपरेटर्स पे ध्यान कर रहे हैं। तो आपके 6 ऑपरेटर हुए अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशिएशन। मॉड्यूलस वाला आपका रिमाइंडर ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेशंस पे। अब असाइनमेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेशंस का मतलब है कि कुछ वेरिएबल की वैल्यूज को दूसरे वेरिएबल्स में डालने के लिए जो भी हम करते हैं उसको असाइनमेंट कहते हैं। सबसे नॉर्मल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो तो ये हो गया, वेरिएबल टू वेरिएबल। सी में आपने ए डाल दिया तो ये जो इक्वल टू है ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। सी के अंदर आपने ए डाल दिया तो वेरिएबल से वेरिएबल में ट्रांसफर हो गया वैल्यू, तो ये एक ऑपरेशन हुआ। इसको रिलोड करेंगे आंसर 4.2 आ गया। इस वाली लाइन को आप हटा सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन हुआ आपका इक्वल टू, सिंपल ट्रांसफर। जहां पे भी आपको वेरिएबल से वेरिएबल का ट्रांसफर दिखा
वो हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें ये 4 खास आते हैं, आप देखिए इनको। अब अगर मैं यहाँ लिख दूं $C प्लस इक्वल टू $B, अब आप देखेंगे कि मैंने 2 ऑपरेटर साथ में यूज करा, प्लस और इक्वल टू। तो इस लाइन का जो मतलब है, मतलब उसका क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ $C इज इक्वल टू $C प्लस $B। तो C के अंदर ही आपने C जो करंट वैल्यू है एंड वो उसका जो नेक्स्ट जो B वाला पार्ट है, इन दोनों को ऐड करके फिर से C में ही डाल दिया। तो यानी एक ही असाइनमेंट में C को आपने 2 बार यूज किया है। तो आपने इस वाली चीज को हटा के यहाँ पर प्लस लिख दिया इक्वल टू से पहले। ये चीज आप याद रख लें क्या फॉर्मेट है, क्योंकि एग्जैक्टली वो यूज होने वाला है। अब हम इसको देखें, आंसर 14.2 आ रहा है। कैसे भाई, लाइन नंबर 4 के हिसाब से C की वैल्यू क्या हुई थी, C में था 4.2। लाइन नंबर 5 के हिसाब से, जिसका हमने एक्सप्लेनेशन लिखा है 6 पे, तो यहाँ पर क्या हुआ 4.2 प्लस 10। तो C के अंदर कैसे हो गया, C के अंदर हो गया पूरा 14.2 हो गया। यही चीज यहाँ पर आपको समझ आएगी होगा, आपने गैस कर लिया करेक्ट कि यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स हम ऐसे लगा सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। तो अब आ गया माइनस 5.5, 5.8। कैसे, 4.2 में से 10 माइनस हुआ है तो 5.8 माइनस में नेगेटिव में आ गया। सेम ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम ऐसे ही आप डिवाइड कर सकते हैं। ये आप क्या आ गया 42, क्योंकि 4.2 इंटू 10 यहाँ पर इशारा हो गया मल्टीप्लाई, तो ये 42 बन गया। ऐसे ही आपका डिवाइड वाला करेंगे तो वो भी आपका काम कर देगा। ये आपका आ गया 0.42। तो है ना सिंपल। यहाँ पर अगर मैं ये लगाता b रिलोड करता तो 1 आता, क्यों, क्योंकि 4.2 डिवाइड बाय 4.2 इज इक्वल टू 1। हाँ, अब कुछ लोग ये भी ट्राई करते हैं कि चलो हम 3 ऑपरेटर लगा लेते हैं, पहले प्लस हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई एरर है। अगर यहाँ पे ये और लिख देते हैं आप प्लस माइनस इक्वल टू, तो भी एरर है। ऐसे ये समझ नहीं आता कंपाइलर को। तो मैक्सिमम आप 2 ही ऑपरेटर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। थर्ड जो एग्जांपल यहाँ पे है, जो बचा हुआ ऑपरेटर, आप मॉड्यूलो भी यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलो में आपके पास आया 0, यानी कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बचा। क्यों, आपने 4.2 को 4.2 से ही डिवाइड करने की कोशिश करी, तो क्वेश्चन तो 1 आ गया बट रिमाइंडर 0। तो ये आपके हुए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये आपको काम आते हैं, कई जगह आते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके जितने भी लॉजिक होंगे, जहां पर भी लॉजिक होगा वहां पर ये यूज होगा ही होगा। तो इसके लिए हम और नए एग्जांपल्स लेते हैं। मैं यहाँ पर लाइन नंबर 11 से शुरू करता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं आप यार, दो कोई भी 2 चीज हैं उनका कंपैरिजन कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला आप चेक कर सकते हैं कि यार वो दोनों बराबर हैं। दूसरा आप चेक कर सकते हैं क्या वो बराबर नहीं है। तीसरा आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। चौथा आप चेक कर सकते हैं क्या वो कोई मतलब दोनों में से एक कौन सा छोटा है। और साथ में अगर इनको कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई छोटा या फिर इक्वल है क्या, या फिर बड़ा या फिर इक्वल है क्या। तो आपकी इतनी कंडीशंस बनती है, इसको सिंपली हम चेक करते हैं। उसके लिए आपको और चीजें सीखनी पड़ेगी कि हम इनकी वैल्यूज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले तो ऑपरेटर की बात करते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ए और बी इक्वल हैं क्या, तो इसके लिए सिंपल सा ऑपरेशन है डबल इक्वल टू। अब ये जो डबल इक्वल टू है, इसका मतलब है कि क्या ए और बी की वैल्यू सेम है। सेम है तो आंसर आएगा ट्रू। सेम नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। अब इसको यूज कैसे करें, राइट। तो यूज करने का जो आप प्रैक्टिकल अप्रोच में जब प्रोग्राम बनाएंगे तब यूज करेंगे, उसके लिए आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स आने चाहिए। यानी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करनी आनी चाहिए कि कब आप इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। अभी के लिए हम सिंपली ऐसा करते हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ये जितना भी पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है, इसको हम डंप कर देते हैं स्क्रीन पर।
इसके लिए डंप करने के लिए आपके पास दो फंक्शंस हैं PHP में बने बनाए, जिसका नाम है var डंप, यानी कोई से वेरिएबल का डंप अगर आपको करना है तो स्क्रीन पर पूरा डंप हो जाएगा, यानी जो भी उसकी वैल्यू है एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब मैं लाइन नंबर 8 हटा देता हूँ पहले तो। अब देखिए आंसर क्या है, बूलियन का आंसर है और बूलियन में उसकी वैल्यू है फॉल्स। तो एक चीज आप याद रखें, कंपैरिजन ऑपरेशंस जितने भी आप करेंगे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, कुछ भी हो, यार आप क्या पता कर रहे हैं कि क्या ये चीज ऐसी है या नहीं है। तो आंसर तो हमेशा दो ही है ना, कि या तो होगा या तो नहीं होगा। इट्स लाइक दो ही बातें होंगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जो अभी आपका कंडीशन है। तो अभी ये कह रहा है आंसर में फॉल्स है। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उन सबका जो आउटपुट होगा वो हमेशा बूलियन टाइप का होगा, ट्रू या फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों कह रहा है भाई, ये कह रहा है डॉलर ए जिसकी वैल्यू है 4.2, डॉलर बी जिसकी वैल्यू है 10, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। नहीं है तो मतलब फॉल्स, नहीं का मतलब फॉल्स, नो। यही चीज नॉट इक्वल टू चेक करें हम। नॉट इक्वल टू के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट। ये हम फिर से और दोबारा भी यूज करेंगे तो आप याद रखें, एक्सक्लेमेशन इज ऑलवेज नॉट, नॉट और देन इक्वल टू। इसको आप जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ते हैं वैसे आप पढ़िए, वेरिएबल ए इज इक्वल टू वेरिएबल बी, वेरिएबल ए नॉट इक्वल टू वेरिएबल बी। आंसर आप देखें इस बार आ रहा है ट्रू। भाई दोनों में से एक तो ट्रू आना ही था ना, या तो सेम है या फिर सेम नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को सेम बना दूं, 10 और 10 कर दूं, तो आउटपुट क्या आ रहा है भाई, पहले वाला कह रहा है कि हाँ सही, सच बात है, ट्रू है। दूसरे वाला कह रहा है कि भाई गलत है, आप जो पूछ रहे थे कि क्या दोनों ये सेम नहीं है, तो आपकी बात गलत है, ये क्योंकि ये सेम है। तो इसको आप दोनों को अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो समझ आएगा, अदरवाइज इसको आप हिंदी में बोल के अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है ये कंडीशन है, ये पूछ रहा है कि वेरिएबल ए क्या वेरिएबल बी के बराबर नहीं है, तो गलत हुआ ना, बराबर है वो तो इसलिए इसका आंसर अगर ट्रू है तो इसका आंसर हमेशा फॉल्स होगा। अब ये चीज यहाँ पे भी सेम आंसर आपको देने वाली है। कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई वैल्यू इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, बस ये स्ट्रिंग के अंदर है, ये एज ए इंटीजर स्टोर्ड है। तो अब यार अब कैसे डिफरेंस पता करें, ये तो दोनों में सेम बता दिया इसने, तो हमें कैसे पता है स्ट्रिंग वाला सच है कि इंटीजर वाला 10 है। तो अगर आपको टाइप भी चेक करना है ना भाई, अभी तक तो गेट टाइप में आप इसका ए और बी का देखेंगे तो ये बताएगा इंटीजर, और बी वाला जो है वो बताएगा आपको स्ट्रिंग। बट जब हम वॉर डंप यानी लाइन नंबर 11 तो आपको कह रही है ट्रू, ये दोनों सेम है। तो जब अगर आपको कंसिडरेशन जब इस कंपैरिजन में करनी है वो टाइप की भी करनी है कि टाइप भी सेम होने ही चाहिए, तब आपको एक और ऑपरेटर काम आता है जिसका नाम है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर में आपका हमेशा टाइप भी चेक होगा, यानी दो इक्वल टू तो सिर्फ वैल्यू के लिए, तीसरा वाला टाइप के लिए। अब आप इसको रीलोड करिए, अब ये कह रहा है कि फॉल्स, फॉल्स है भाई, ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। वैल्यू हो सकता है सेम हो या ना हो, बट एग्जैक्टली सेम ये दोनों चीज गारंटी के साथ नहीं है। यही चीज अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूं यहाँ पर, अब आप देखिए क्या क्या होता है। पहला वाला फॉल्स क्योंकि 4 और 10 इक्वल नहीं होते। सेकेंड वाला ट्रू क्योंकि सही बात है ये दोनों इक्वल नहीं है। तीसरा वाला फॉल्स कि एग्जैक्टली सेम है क्या, भाई जब इसमें ही ट्रू नहीं आया तो इसमें तो ट्रू हो ही नहीं सकता ना कभी भी, वैल्यू ही सेम नहीं है तो टाइप सेम होने का क्या मतलब। तो ये हुए आपके 3 ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए। अब ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर ये नॉट का एक और टाइप है जो कि कम यूज होता है बट होता है, नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आप एक्सेल शीट्स में कंपैरिजन करते हैं ना, सेम वैसे ही ये एक्सेल शीट्स में आप ऐसे करते हैं कंपैरिजन, तो PHP में भी सेम ऐसे कर सकते हैं। आंसर वही सेम इफेक्ट है, सेम ही सेम इफेक्ट है। नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर ये भी होता है PHP में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैं लिख देता हूं, ये है इक्वल टू, ये है
नॉट इक्वल, एंड थर्ड वाला है इक्वल वैल्यूज प्लस इक्वल टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन की। तो वेरिएबल हमने डंप करना है कौन सा, ए बड़ा है बी से या नहीं। तो इसका भी ट्राई कर लेते हैं। मैं अभी तो इन लाइंस को हटा रहा हूं। इससे पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं कि देखिए जैसे हमने नॉट इक्वल टू किया, तो नॉट इक्वल टू के साथ भी हम ऐसे डबलिंग कर सकते थे इसकी। अब हम इसमें नॉट इक्वल प्लस टाइप भी चेक कर रहे हैं। ये वाला ट्रिकी है, काफी ट्रिकी है। तो इसके लिए हम 16 को भी भूल जाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर 13 पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है, आपको समझ ऐसे नहीं आएगा। अभी देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है ट्रू, ट्रू आ रहा है। 10 4 इक्वल नहीं होते, सही बात है। अगर मैं इसको 10 10 कर दूं फिर फॉल्स आ रहा है। यही चीज अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, स्ट्रिंग में 10 10 कर दूं, ट्रू आ गया। अब जो ये वाला जो नॉट इक्वल टू है, ये दो केसेस में ट्रू हो सकता है, अगर इनके टाइप चेंज हो या फिर इनकी वैल्यूज अलग अलग हों। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं तो भी ये मुझे, ये इसके चक्कर में एरर आ गया, तो भी ये मुझे ट्रू दे रहा है। तो ये वाला ऑपरेटर जब आप यूज करें तो भाई सोच समझ के करें, क्योंकि वैल्यूज एकदम अलग अलग हुई तो भी ये देखिए ट्रू दे रहा है, जो कि इसको मतलब इसका काम यही है। अगर आपको वैल्यूज चेक करनी थी तो आप ढंग से इसको नेगेट करके फिर यूज करते। तो कुछ भी दो वैल्यूज हुई वो ट्रू दे रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसका इसका जो फॉल्स निकलेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है कि ये फॉल्स कब देता है। ये फॉल्स तभी देता है जब ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल हों। तो सेम जो ऑपरेटर आपका लाइन नंबर 15 पे लिखा हुआ है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है ऑपरेटर 13। इसके आप टेस्ट करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम वापस बढ़ते हैं ग्रेटर देन पे लाइन नंबर 16 पर, एंड अब आप देखिए आंसर क्या आता है, फॉल्स। फॉल्स क्यों भाई, ये तो इक्वल है ना। अगर मैं यहाँ पर 4 लगा दूं तो अब ए बड़ा है बी से, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आ गया ट्रू। सेम ऐसे ही मैं और लगा दूं वहां पे, इस बार मैं ऑपरेटर चेंज कर देता हूं कि बी बड़ा है, तो फॉल्स आ गया। यही चीज हम दो और तरीके से लिख सकते हैं मिक्सचर बना के। तो हम ये कर सकते हैं एंड ये कर सकते हैं। तो अब फिर से वही ट्रू और फॉल्स आ रहे हैं, बट ये अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, इसको भी 4 बना दूं, अब देखिए अब रिजल्ट कैसे चेंज होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू वाली चीजें फॉल्स हो गई हैं, क्योंकि भाई ये तो बराबर हैं, ये दोनों ही फॉल्स हो गए। ये दोनों ट्रू हो गए, क्यों, क्योंकि बराबर तो है ना, ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो रहा है ना, ये वाला जो एक कैरेक्टर। इसमें खास बात का आप ध्यान रखें कि आपने ये तो यूज कर लिया है, आपने जिस दो तरीके से इनको यूज किया है, बट आप ये अगर करने बैठे तो देखिए क्या होता है। लाइन नंबर 19 पे बहुत गड़बड़ हो गई भाई। ये वाला जो ऑपरेटर है, यानी इक्वल टू के बाद इस तरफ एरो जो कर रहे, एक तरीके से एरो बना ना ए से बी का, ये ऑपरेटर आपको आगे यूज करना है और चीजों में। तो आप कभी भी कंडीशनल में ये चीज नहीं यूज करेंगे। इक्वल टू अगर आपको लगाना है तो हमेशा लास्ट में लगाएं, इसके पहले नहीं। तो ये लाइन एकदम ही ये गलत है, ये एरर देगी आपको हमेशा। लाइन नंबर 20 ये भी गलत है। तो आपको हमेशा जो आपको एक कंपैरिजन करना है ग्रेटर देन इक्वल टू का, वो हमेशा आपको सोच समझ के इक्वल टू हमेशा लास्ट में ही लिखें तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और ऑपरेटर्स की तरफ, जिनका नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इसके लिए हम नई फाइल यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं और ट्रिकी भी हैं।
f.php, यहां पर हम फिर से खोल लेते हैं नई फाइल। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, भाई इंक्रीमेंट क्या होता है? आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है, राइट? तो सेम वही चीज PHP में होती है वेरिएबल्स की वैल्यूज के साथ। तो हम सिंपल सा एक यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं और उसमें वैल्यू डाल देते हैं 6। सैंपल के लिए 6 मैंने एक वैल्यू ले लिया। अब ऑपरेटर क्या है? इंक्रीमेंट करता है, यानी वैल्यू उसकी बढ़ाता है। तो सिंपल सा काम हम ऐसा करते हैं, हम एको करते हैं $a को, बट उसका इंक्रीमेंट करके। ये है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल प्लस। तो a प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट ऑफ a। अब मैं इसको रिलोड करूंगा, आंसर आया 6। यही चीज एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहां लिखूंगा प्लस प्लस $a। अब आप देखिए आंसर क्या आता है, 8। तो ये जो दो लाइन है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी अगर आप जैसे अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ने 12th क्लास में सी करी होगी तो CBSE के कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती हैं सी के लैंग्वेज में। हम तो PHP सीख रहे हैं बट सेम यही कंसेप्ट सी में भी है। तो इसको कहते हैं, देखिए ये प्लस प्लस अगर वेरिएबल के बाद है तो इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। ये चीज वेरिएबल से पहले लिखी जाए तो इसको हम बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। सेम ऐसे डिक्रीमेंट भी होता है, तो डिक्रीमेंट भी हम यहां लिखेंगे। घबराइए नहीं, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, ए में वैल्यू थी 6, ए प्लस प्लस हुआ तो यार वैल्यू इसकी 6 प्रिंट हुई है, यानी ये बड़ा है बट इसकी वैल्यू 6 प्रिंट हुई है। इसको इस तरीके से देखिए, अब आप सी में मैं डाल रहा हूं $a प्लस प्लस एंड यहां पर मैं लिख रहा हूं $c। अब आप वैल्यू देखिए क्या प्रिंट होती है, 6। अब मैं फिर से यहां लिखता हूं एको $c। देखिए सी में तो मैंने सिर्फ एक ही बार वैल्यू डाली थी ना, प्लस प्लस ये वाली। सी को ही मैं 2 बार प्रिंट कर रहा हूं बट वैल्यू 6 की 6 रही एंड ए के साथ बहुत सारे चेंजेस हो गए। यही चीज अगर मैं इसको प्री इंक्रीमेंट लगा देता तो सी की वैल्यू अब आप देखिए क्या होती, 7। तो अब एक चीज जो क्लियर हुई है वो ये है कि प्री इंक्रीमेंट अगर हम करते हैं तो भाई जब ये जैसे ये लाइन का कोड खत्म होता है ना, उससे पहले ही इसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होती है। मैं इसको रिपीट करता हूं, जब आप प्री इंक्रीमेंट यूज करेंगे तो जिस वेरिएबल को आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो प्री अगर आपने यूज किया है तो उसका वैल्यू हाथों हाथ ही चेंज हो जाता है। यानी सेमीकोलन आने से पहले ही, मतलब जहां पे भी ये चीज दिखाई दी, ए का वैल्यू जो है हाथों हाथ ही चेंज कर दिया गया। पोस्ट इंक्रीमेंट वाले केस में, पोस्ट इंक्रीमेंट वाले केस में क्या होता है, जब सेमीकोलन आ जाता है उस लाइन के कोड को कंप्लीट होने के बाद उसकी वैल्यू चेंज करी जाती है। तो अब आपको इन सारे आउटपुट्स का मतलब समझ आ जाएगा। देखिए लाइन नंबर 3 क्या करती है, ए की वैल्यू बढ़ाती है एंड सी में डाल देती है। तो सी में वैल्यू कितनी गई, 7 गई, यानी एक वैल्यू उसकी बढ़ा के चली गई। सेम यही काम मैं $b के साथ करता बट $a प्लस प्लस लिख देता। हाँ ये और चीज आप ध्यान रखिए, सी में वैल्यू तो 7 गई है तो सी तो 7 हो गया, बट इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर किस पे काम करता है, उस वेरिएबल पे। तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी चेंज हुई है। तो ए में क्या वैल्यू गई है, 7 हो गई ए की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और लाइन डाल रहा हूं, मैं बी भी प्रिंट करा रहा हूं। अब आप देखिए लाइन नंबर 3 के हिसाब से सी में अभी 7 है, ए में 7 है। लाइन नंबर 4 के हिसाब से बी में क्या है आपके, 7 का बड़ा हुआ वर्जन नहीं होगा क्योंकि ये कोटेशन के बाद होता है। कोटेशन के ये जो आप सेमीकोलन है, बी में वैल्यू क्या होगी ए की, जो ए प्लस प्लस है भाई ये तो
सेमीकोलन के बाद कंप्लीट होने वाला था ना, तो इसमें बी में तो अभी करंट वैल्यू जाएगी, तो करंट वैल्यू क्या थी 7, तो बी में चला गया 7। एंड जैसे ये लाइन कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद ए में क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई 8। सेमीकोलन आने के बाद ए की वैल्यू बढ़ा के कर दी गई 8। अब हमने सी प्रिंट किया तो सी में 7 था, बी में 7 था, तो सी में जो वैल्यू थी वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो वैल्यू प्रिंट क्या हुई, सी कितना था 7, तो प्रिंट हो गया 7। अब नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 6 में जो बी की वैल्यू थी वो कितनी थी 7, तो प्रिंट हो जाएगा 7। मैं यहाँ पर कमेंट में ही लिख देता हूँ, प्रिंट हो गया 7। अब लाइन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। देखिए प्रिंट का जो स्टेटमेंट है वो पहले हुआ, एंड क्योंकि ये प्री है तो भाई जो इसकी वैल्यू बढ़ानी थी वो भी पहले ही बढ़ गई, तो बढ़ा के उसके बाद ये प्रिंट होगा। तो इसका मतलब है कि ए में अभी वैल्यू क्या चल रही है 8, लाइन नंबर 4 के हिसाब से देखिए आप, ए में वैल्यू चल रही है 8, तो लाइन नंबर 7 में ए की वैल्यू हो गई 9 और प्रिंट हो गया 9। लाइन नंबर 8 में पोस्ट डिक्रीमेंट है, कम करना है बट पहले प्रिंट करेगा उसके बाद कम करेगा, तो जो प्रिंट हुआ है वो हो गया 9 एंड कम करने के बाद वैल्यू क्या बची है 8, तो ए हो गया आपका फिर से 8। अब की बार प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट हुआ तो भाई पहले कम करी जाएगी वैल्यू एंड उसके बाद प्रिंट करा जाएगा, तो इस वक्त वैल्यू कम करने के बाद हुई आपकी 7 एंड प्रिंट क्या हुआ 7। तो आप इसको आउटपुट देखिए क्या बना आपका, पहला 7 फिर 7 फिर 9 फिर 9 फिर 7 एंड सी की वैल्यू लास्ट में अभी भी 7 ही है, सी में तो कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, तो ये आपका आउटपुट आया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऐसे काम करता है। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, अभी ए की वैल्यू क्या है 7 है, तो हम यहाँ कमेंट में लिख देते हैं ए इज 7। अब मैं एक और एको स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस डॉलर ए डॉट माइनस माइनस डॉट प्लस प्लस एंड प्लस प्लस डॉलर ए। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। इससे पहले मैं एक लाइन ब्रेक भी प्रिंट कर देता हूँ सो दैट नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आ जाए। अब पहले हम आउटपुट निकालेंगे नहीं, पहले हम गेस करेंगे कि आउटपुट क्या होगा। अभी देखिए A7 है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ भाई, प्री इंक्रीमेंट है तो पहले कम होएगा उसके बाद प्रिंट होएगा। तो पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हुआ, ए हुआ आपका 6 कर दिया गया एंड प्रिंट कर दिया गया 6। सेकेंड वाले के हिसाब से आपका अब ए क्या हुआ, ए 6 था तो पहले प्रिंट कर दिया गया 6 एंड उसके बाद ए आपका माइनस कर दिया गया, तो ए हो गया आपका 5। सेकेंड वाले के थर्ड वाले के हिसाब से अब की बार पहले ए प्रिंट करा जाएगा उसके बाद बढ़ाया जाएगा, तो भाई प्रिंट क्या हुआ, प्रिंट हुआ 6, प्रिंट हुआ 6 एंड ए की वैल्यू बढ़ा दी गई वापस से, सॉरी ए की वैल्यू यहां पर 5 थी ना, तो 5 पहले प्रिंट हो गया उसके बाद बढ़ाया गया, ये हो गया 6 एंड उसके बाद जो लास्ट वाला हमने प्लस प्लस ए लिखा है उसमें पहले बढ़ाया जाएगा उसके बाद वैल्यू प्रिंट करी जाएगी। तो अब की बार ए 6 था, 6 का बढ़ा के आपने कर दिया 7 एंड प्रिंट हो गया आपका 7। अब इसको रिलोड करते हैं एंड आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट आया आपका 6657 जो कि इससे मैच करता है 6657। एंड अगर आप लास्ट में एक और एको देख के ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू क्या है 7 एंड मैंने रिलोड किया तो एक और 7 यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपके प्री और पोस्ट काम करते हैं। तो आपको हर एक असाइनमेंट के बाद आपको उसको वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, तो ये आपकी एक्सरसाइज इस पे आपको करनी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जितने भी इफ एल्स कंडीशंस हैं आपकी
जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगी आपकी बाद में, सब में वो काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और बचे हुए कुछ ऑपरेटर्स की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।